हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू साई-फाई। दोस्तों, कंप्यूटर पे कॉपी और पेस्ट तो हम सब ने किया ही होगा, पर रियल लाइफ में भी हम ये कितना करते हैं, ये आज हम देखेंगे। वेस्ट का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा हमारी लाइफ पर आ चुका है। जहाँ पहले ये कुछ ही लॉजिकल चीज़ों तक सीमित था, वही अब इलॉजिकल तरीके अपनाने का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। तो आइए आज हम देखते हैं ऐसे 5 वेस्टर्न ट्रेंड्स इंडियन पर्सपेक्टिव यानी भारतीय दृष्टिकोण से। सबसे पहले देखते हैं हर भारतीय खाने को फोर्क और नाइफ से खाने की आदत। दोस्तों, फोर्क और नाइफ हाइजीनिक तरीके से खाने में काफ़ी यूज़फुल होते हैं और इन्हें वेस्टर्न सोसाइटी में यूज़ किया जाता था मीट कटिंग के लिए, क्योंकि वहाँ मेन डाइट नॉन वेजिटेरियन होती है। साथ ही ये नूडल्स और पास्ता खाने में भी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। पर आजकल कुछ भारतीय इसे इतना ज़्यादा अपना चुके हैं कि नॉर्मल इंडियन फूड जैसे रोटी सब्जी भी ये बिना फोर्क और नाइफ के खा ही नहीं सकते हैं। इतना ही नहीं, इन्होंने तो पेपर डोसा को भी नहीं छोड़ा। बिना फोर्क और नाइफ के ये कुछ खाना खाने में घिनापन महसूस करते हैं। आइए इसके फैक्ट पर नज़र डालें। रिसर्च के हिसाब से इंडियन तरीका हाथ से खाने का काफ़ी लाभदायक है, क्योंकि इससे बेटर माइंड फूड कनेक्शन बनता है। हाथ को खाने पर लगाने से जो टैक्टाइल स्टिमुलेशन दिमाग तक पहुंचता है, उससे बेटर डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं, डाइजेशन अच्छा होता है और एब्जॉर्प्शन भी बढ़िया होता है। इसी वजह से हाथ से खाने में ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है फोर्क और नाइफ के खाने की तुलना में। अगर आपने ये आज तक ट्राई नहीं किया है तो अभी ट्राई करके देख लें। दूसरे नंबर पे है रुपीज़ के लिए बक शब्द का इस्तेमाल करना, जो कि वेस्ट से आए हुए काफ़ी अडेप्टेड लिंगोज में से एक है। यूथ इसका इस्तेमाल करती है क्योंकि ये काफ़ी शॉर्ट है और ट्रेंडी और कूल लगता है। तो आइए एक बार पहले बक शब्द आया कहाँ से, इस पर नज़र डालें। 18th सेंचुरी अमेरिका में करेंसी नहीं होती थी, बार्टर सिस्टम चलता था। इसमें डियर स्किन्स यानी बक स्किन्स को लेन देन के लिए यूज़ किया जाता था। इसी से जब करेंसी आई तो डॉलर्स की जगह बक शब्द का इस्तेमाल वहाँ की लोकल पब्लिक करने लगी। इसका इंडियन रुपीज़ से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है, पर अगर आपको बाहर की करेंसी का नाम ही यूज़ करना है अपने इंडियन रुपीज़ की जगह, तो क्यों ना दोश, कुपांग और क्विड का इस्तेमाल भी करें, सिर्फ बक्स तक ही सीमित क्यों रहें। तीसरे नंबर पर है संडे इज़ अ हॉलीडे। वाह, कितनी खुशी की बात है। संडे, फंडे, हॉलीडे, 5-6 दिन के काम के बाद चलो किसी ने एक दिन तो बनाया सुकून के लिए। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है? सिर्फ संडे ही हॉलीडे क्यों है भाई? हफ्ते में बाकी दिन भी तो होते हैं। तो इसका जवाब आपको हिस्ट्री में जाने में मिलेगा। ब्रिटिशर्स ने क्रिश्चियन रिलीजन को प्रमोट करने के लिए संडे को डे ऑफ सैबथ यानी डे ऑफ रेस्ट एंड वर्शिप डिक्लेयर किया था। साथ ही आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडियन सिस्टम में हॉलीडेज़ का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं हुआ करता था। एक वेल एडजस्टेड वर्क और रेस्ट बैलेंस हुआ करता था। और अगर आपको सैबथ डे फॉलो करने ही है तो दुनिया में और भी बहुत रिलीजन्स के अलग अलग दिन सैबथ डे होते हैं, उन्हें भी फॉलो कर लीजिए। वर्क लाइफ बैलेंस ऐसा रखिए कि कोई संडे पे आपको डिपेंडेंट ना रहना पड़े। चौथे नंबर पे है ग्लास फसाड्स। दोस्तों, पिछले 20-25 सालों में वेस्टर्न कंस्ट्रक्शन से कॉपी करके इंडियन मेट्रोज़ में इसका काफ़ी इस्तेमाल किया जाने लगा है और अब ये छोटे शहरों में भी काफ़ी कुछ यूज़ होता है। इसका इस्तेमाल ऑफिस, मॉल्स, कॉम्प्लेक्सेस के साथ ही अब रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स में भी किया जाने लगा है। हालांकि एक स्टाइलिश और एलिगेंट लुक देता है। दोस्तों, इसका इस्तेमाल यूएस और यूरोप जैसी ठंडी क्लाइमेट वाली कंट्रीज़ में हुआ था, जिन्हें टेम्परेट कंट्रीज़ कहा जाता है, जहां -3 से 18 डिग्री तक ही टेम्परेचर रहता है। और इसलिए सूरज की गर्मी को बिल्डिंग के अंदर प्रिजर्व करने में फसाड से काफ़ी मदद मिलती है। वहीं इंडिया ट्रॉपिकल कंट्री है, जहां औसतन 30 से 44 डिग्री टेम्परेचर रहता है। ऐसे में ग्लास फसाड्स यूज़ करने से क्या होता है देख लेते हैं। ग्लास का लो थर्मल मास होता है, जिसके कारण बाहर की गर्मी आसानी से अंदर आ जाती है, पर गर्मी अंदर से बाहर नहीं जा पाती है, अंदर ही कैद होकर रह जाती है। इस वजह से 7 से 8 महीने एयर कंडीशनिंग का एक्स्ट्रा कॉस्ट भी उठाना पड़ता है। पत्थर की दीवारों से तो ये कमज़ोर ही होते हैं और अर्थक्वेक प्रोन रीजन्स में इन्हें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए। और ओवरऑल इसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा पड़ता है पत्थर की दीवारों की तुलना में। इंडियन क्लाइमेट और इंडियन बिल्डिंग्स के लिए ये कितना अनसूटेबल है, ये बैंगलोर के एक रिसर्च में भी सामने आया है, जिसमें मल्टीप्लेक्सेस और ऑफिसेस में कार्बन फुटप्रिंट का इतना ज़्यादा लेवल पाया गया है, जिनमें ग्लास फसाड्स के कारण एयर कंडीशनिंग 24 घंटे ऑन रहती है और इस वजह से मेंटेनेंस कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो लास्ट में हम देखते हैं क्लाइमेट मिसमैच का एक और काफ़ी प्रचलित नमूना, सूट्स और टाइज वर्क प्लेस और मैरिजेस में हर मौसम में पहनने का चलन। दोस्तों, सूट से डेफिनेटली एक एलिगेंट और डिफरेंट लुक मिलता है, पर इसका किस समय और कहाँ यूज़ करना चाहिए ये हमें समझना ज़रूरी है।
तो सबसे पहले देखते हैं कि सूट्स आए कहाँ से। तो 19th सेंचुरी ब्रिटेन में वी ब्रूमेल ने इसका इन्वेंशन किया था, और नेकटाई तो 17th सेंचुरी में फ्रांस में कब की बनाई जा चुकी थी। गर्म कपड़े के इन सूट्स को मेनली वहाँ के ठंडे क्लाइमेट को नज़र में रखते हुए बनाया गया, और समय के साथ ये स्टेटस सिंबल में भी तब्दील हो गया, जिसमें अलग अलग कलर कोडिंग और अलग अलग स्टाइल के सूट्स बनने लगे। पर अब 1960 के बाद से यूरोपियन कंट्रीज़ में इसका चलन धीरे धीरे कम होने लगा है, और इंडिया में इसका ठीक उल्टा हो रहा है। दोस्तों, हर कंट्री की उसके क्लाइमेट के हिसाब से कुछ ट्रेडिशनल ड्रेसेस होती हैं, और हमारे यहाँ भी कुर्ता पजामा ऐसी एक काफ़ी प्रचलित ड्रेस है जिसे हमें भूलना नहीं चाहिए। ये काफ़ी कंफर्टेबल होता है, इसमें बॉडी का तापमान ठंडा रहता है, पसीना भी कम आता है। ये काफ़ी सस्ते से काफ़ी महंगे वैरायटी में भी उपलब्ध होता है, और आजकल फैशन के कारण तो इसमें न जाने कितने ही बदलाव आ चुके हैं। इसलिए घर के अंदर और घर के बाहर पहनी जा सकने वाली ये ड्रेस सूट से कहीं ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। दोस्तों, ये थे कुछ पॉपुलर ट्रेंड्स जो कि कितने लॉजिकल या इलॉजिकल हैं, डिसाइड आपको करना है। हम बस यही कहेंगे कि कोई भी चीज़ आँख बंद करके फॉलो मत करिए, अपने आसपास देखिए, काफ़ी प्रैक्टिकल और कंफर्टेबल ऑप्शंस मिलेंगे। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।